दोस्तों, हमारी दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है नेपाल। वही नेपाल के जो इंडिया का पड़ोसी, बहुत ही छोटा और एक ऐसा देश कि जिसके बारे में ये भी मशहूर है कि ये इतिहास में कभी भी किसी का गुलाम नहीं बना है। मगर पिछले कुछ वक्त से अचानक से इस पूरे ही देश में हलचल नजर आ रही है और एक ऐसा माहौल तैयार हो रहा है कि जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ये माहौल न सिर्फ इस देश की राजनीति को बल्कि इसकी किस्मत को भी पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन प्रोटेस्ट के बारे में, उन विरोध प्रदर्शन के बारे में कि जो पूरे नेपाल भर के अंदर हो रहे हैं और वक्त के साथ काफी तेज हो चुके हैं। खुशामदीद व्यूअर्स, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है, आखिर नेपाल को क्यों हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों हो रही है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं आगे क्या होता है। मैं हूं फरजाना अयूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है नेपाल। वही नेपाल के जो इंडिया का पड़ोसी, बहुत ही छोटा और एक ऐसा देश कि जिसके बारे में ये भी मशहूर है कि ये इतिहास में कभी भी किसी का गुलाम नहीं बना है। मगर पिछले कुछ वक्त से अचानक से इस पूरे ही देश में हलचल नजर आ रही है और एक ऐसा माहौल तैयार हो रहा है कि जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि ये माहौल न सिर्फ इस देश की राजनीति को बल्कि इसकी किस्मत को भी पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उन प्रोटेस्ट के बारे में, उन विरोध प्रदर्शन के बारे में कि जो पूरे नेपाल भर के अंदर हो रहे हैं और वक्त के साथ काफी तेज हो चुके हैं। इन सारे प्रोटेस्ट के जरिए से ये डिमांड की जा रही है कि नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी को हटाकर एक बार फिर से मोनार्की को वापस लाया जाए। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये थोड़ा अजीब भी लग रहा है क्योंकि आज के दौर में तो आमतौर पर हम यही देखते हैं कि दुनिया के किसी न किसी इलाके में अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपनी राजशाही के खिलाफ, अपनी किसी पुरानी सल्तनत के खिलाफ यही डिमांड की जा रही होती है कि भाई इस सिस्टम को हटाया जाए और डेमोक्रेसी वगैरह को लाया जाए ताकि लोग अपनी सरकार को खुद चुन सकें। मगर नेपाल में इसका बिल्कुल उलट हो रहा है। मगर इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि प्रदर्शनकारी सिर्फ मोनार्की को ही वापस नहीं लाना चाहते हैं, बल्कि ये तो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी मांग कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होंगे और उनको ये लग रहा होगा कि भाई नेपाल तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल में भले ही हिंदुओं की जनसंख्या 80 से 81% के करीब है, मगर फिर भी नेपाल एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, बल्कि वो तो एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री है। 81% हिंदुओं के अलावा अगर बाकी रिलीजन्स की भी बात कर ली जाए तो 8% के करीब बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग पाए जाते हैं, जबकि 5% आबादी ऐसी है कि जो इस्लाम को फॉलो करती है। बाकी के बचे हुए वो सारे लोग हैं कि जो इन तीनों रिलीजन्स को छोड़कर बाकी किसी धर्म या मजहब वगैरह को फॉलो करते हैं। यहाँ पर दिलचस्प बात ये भी है कि पिछले कुछ वक्त में देखा गया है कि नेपाल के अंदर और स्पेशली नेपाल की राजनीति में इस्लाम की चर्चाएं भी काफी बढ़ गई हैं। उसके पीछे वजह यह है कि क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बात क्लियर कर चुकी हैं कि इस वक्त नेपाल में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला रिलीजन इस्लाम ही है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ने तो यहाँ तक बताया है कि 2050 आते इस्लाम नेपाल में इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि बुद्धिज्म के जो इस वक्त सेकंड पोजीशन पर मौजूद है उसको पीछे छोड़कर इस्लाम ही 2050 में नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन बन चुका होगा। नेपाल के अंदर वक्त के साथ हद से ज्यादा मदरसे और हद से ज्यादा मस्जिदें भी बढ़ चुकी हैं। मगर अब सवाल यही है कि आखिर नेपाल के अंदर पिछले कुछ महीनों से इस बड़े लेवल पर साम्राज्य यानी कि हुकूमतों का दौर वापस लाने या फिर उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग क्यों की जा रही है। तो दोस्तों, इसका जवाब मिलेगा हमको इस देश के इतिहास में। वैसे तो दुनिया के ज्यादातर इलाकों की तरह नेपाल पर भी बहुत सारी हुकूमतों ने राज किया है। यही वजह है कि एक बार फिर से नेपाल के अंदर ऐसा माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जैसा 1995 और 96 के दौर में बना था। मगर फर्क ये है कि वो माहौल मोनार्की यानी कि राजशाही के खिलाफ था, उसको उखाड़ फेंकने के लिए था, जबकि ये माहौल राजशाही को वापस लाने के लिए है। और तो और ये हजारों की तादाद में जितने भी लोग अलग अलग जगहों पर और अलग अलग वक्तों पर नेपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं, ये न सिर्फ ज्ञानेंद्र शाह के नाम का नारा लगा रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उनको गद्दी पर बैठाने की डिमांड कर रहे हैं।
हाँ दोस्तों, ये वही ज्ञानेंद्र शाह हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये नेपाल की हुकूमत के आखिरी राजा थे। ये सन 2008 से लेकर अब तक लगातार नेपाल के अंदर एक आम इंसान की तरह ही जिंदगी गुजार रहे हैं। लास्ट टाइम नवंबर में भी नेपाल से इस तरह की खबरें निकल कर आई थी कि जब नेपाल के अलग अलग इलाकों से इकट्ठा होकर लोग काठमांडू के इलाके में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। ये सारे प्रदर्शनकारी राजशाही को वापस लाने और हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे। बाद में ये सारे प्रदर्शन हिंसक भी हो गए थे क्योंकि बहुत सारे इलाकों में तो हुकूमत ने पहले ही प्रोटेस्ट बैन कर दिए थे, जबकि जिन इलाकों में हुए थे वहां से भी लाठीचार्ज वगैरह की या फिर घायल वगैरह होने की खबरें आई थी। इस वीडियो में ये दिखाया गया है नेपाल के बारे में कि नेपाल में 81% लगभग जो हिंदू आबादी है, 8% बौद्ध आबादी है और 5% मुस्लिम आबादी है। कुछ लोगों का मानना है कि सन 2050 आते आते वहाँ पर दूसरे नंबर पर मुस्लिम आबादी हो जाएगी कि जिस तरीके से मदारिस और मस्जिदें बढ़ रही हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वहाँ पर दूसरा मजहब यानी हिंदुओं के बाद में दूसरा दर्जा मुसलमानों को हो जाएगा। और वहाँ जो हुकूमत चल रही थी राजशाही 1768 से और 2008 तक, अब दोबारा वही मांग फिर शुरू हो गई है कि राजशाही लाइए, लोकतंत्र हटाओ, राजशाही लाओ। और जो राजा थे ज्ञानंद सिंह, उनको जो है गद्दी पर बिठाने की कवायद शुरू हो गई है जी। तो आप देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, आगे रुझान क्या आता है कि जनता किसको पसंद करती, लोकतंत्र को हटा देती है, राजशाही का दर्जा दिलाती है और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभी जो है ज़्यादातर लोग उतावले हैं, जिस पर जो है सरकार ने लाठीचार्ज भी करवाया है। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।